So now let's talk about cash flow structure of Sun Pharmaceutical. As we know about कि कंपनी का कैश फ्लो स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ पॉजिटिव होनी चाहिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ मैनेजिंग होनी चाहिए और उसकी जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है उसमें ज़्यादा रीपेमेंट होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू यू नो उसने बोरो ज़्यादा किया हो, राइट। तो लेट मी डिस्क्राइब यू ऑल। सबसे पहले क्या होता है ना कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है कि किसी भी बिजनेस में मेरे पास कैश कितना आ रहा है, बट फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, ऑपरेशंस का मतलब क्या है, जो मैं बिजनेस करता हूँ उससे कैश कितना आ रहा है। सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस, नो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, ओनली कैश ट्रांजैक्शंस। तो जितनी भी कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं ऑपरेशन से रिलेटेड, जितना भी फंड्स का फ्लो होता है वो सारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आता है, जो कि ये स्काई ब्लू कलर से है। ठीक है, देन उसके बाद आता है इन्वेस्टिंग कैश। इन्वेस्टिंग कैश मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, कि मेरे हर साल बाइंग और सेलिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ कैसी हो रही है। मतलब जितनी भी मैं बाइंग करता हूँ, जितनी भी मैं सेलिंग करता हूँ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर जो कि इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, उनका कैश फ्लो कैसा चल रहा है। मतलब सिर्फ कैश में कितना मैं बाय करता हूँ, कितना मैं सेल करता हूँ, उसका नेट फिगर हम देखते हैं इसके अंदर। एंड इफ यू टॉक अबाउट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ विल टॉक अबाउट funds, sources of funds, your equity, your debentures, your bonds, your bank loan. We'll talk about this, and also we considered interest payment and dividend payment also. So अगर हम इन तीनों का कंबाइंड देखें कि हम जब इसका नेट कैश निकालते हैं कि मेरा पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो वो हमें बताता है कि बिजनेस कैसे सक्सेसफुली ग्रो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, सो इफ़ यू टॉक अबाउट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, तो इसका हर साल पॉजिटिव एक्टिविटीज़ है। और ये अगर आप देख पा रहे हो तो ओवरऑल ग्राफ इंक्रीज ही हुआ है। 2017 से 2025 में आके डबल हो गया है। ठीक है, बीच में डाउन, अप डाउन हुआ था, लाइक 2023 में डाउन हुआ था, फिर 24 में, अब 25 में। अब दैट शोज़ कि कंपनी अपने कैश फ्लो को इम्प्रूव कर रही है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो रही हैं, ऑपरेशन से पैसा ज़्यादा आ रहा है एज़ कम्पेयर टू उसका जाने का। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ नेगेटिव में भी जाती हैं। ओके, सो अगर हम देखें तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है वो पॉजिटिव है। तो आपका सबसे पहला प्रो क्या बन सकता है इसमें, मतलब पॉजिटिव क्या बन सकता है, कि कंपनी की ये जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है ये कई सालों से पॉजिटिव है और लास्ट 3 सालों से इन्होंने इम्प्रूव करा है अच्छा खासा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट देयर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ आपका डार्क ब्लू कलर से, ये डार्क ब्लू कलर से जो बार्स बन रहे हैं डाउनफॉल की तरफ, ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखा रहा है, ये बेसिकली दिखा रहा है कि कंपनी में बाइंग ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू सेलिंग। देखो, सिंपल सा एग्जांपल समझो। मैं कोई मशीनरी खरीद के आ रहा हूँ और एक मशीनरी मैं बेच रहा हूँ। जब मैं मशीनरी खरीद रहा हूँ तो उसमें मेरा पैसा जाएगा। ऑब्वियसली जब आप कोई चीज़ खरीदते हो आपका पैसा जाता है, और जब आप कोई चीज़ बेचते हो तो आपका पैसा आता है। अब यहाँ पे अगर ये माइनस है, इसका मतलब क्या है कि बिजनेस का पैसा जा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। क्यों? जितना कंपनी इन्वेस्ट करेगी अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में, उतना ज़्यादा रिटर्न्स कमाएगी, उतना ज़्यादा वो बेनिफिशियल रहेगी। अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करे पैसा। जितना वो इन्वेस्ट करेगा उतना रिटर्न्स वो फ्यूचर में कमाएगा। जितना वो अच्छी मशीनरीज पे आज इन्वेस्ट करेगा, आने वाले टाइम में उसकी प्रोडक्शन की एफिशिएंसी बढ़ेगी, उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ेगी। तो अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ शुड बी इन नेगेटिव, बिकॉज यहाँ पे आपको ये बताया जाता है कि कंपनी नेगेटिव में ज़्यादा है मतलब बाइंग ज़्यादा है, पॉजिटिव ज़्यादा है तो सेलिंग ज़्यादा है। जितना ज़्यादा वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बेचेगी उतना ज़्यादा उसको पैसा मिलेगा। तो ये आपको पॉजिटिव बार्स दिखते जस्ट लाइक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। लेकिन ये माइनस में क्यों दिख रहा है? बिकॉज यहाँ पे इन्वेस्टिंग ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सेलिंग, राइट। इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सेलिंग। 2024 में इन्होंने कम इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन 2025 में फिर इन्होंने इम्प्रूव किया। और अगर आप देखेंगे तो हर साल ऑलमोस्ट एवरी ईयर इनका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ माइनस में था। मतलब ये लोग जितना पैसा कमाते हैं ऑपरेशन से, उसमें मैक्सिमम तो नहीं लेकिन जितना भी हो सकता है इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो सेकंड भी पॉजिटिव पॉइंट में आएगा, क्योंकि इनकी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ हैं, ना कि इन्होंने सेलिंग ज़्यादा करी है। पिछले 9 सालों में तो अभी तक कुछ भी सेल नहीं किया है, राइट। बीच में 2021 में आया था 0.5 थाउजेंड करोड़, मतलब 500 करोड़ की अगर हम बात करें, 500 करोड़ के करीब इन्होंने बेचा था। लेकिन हर साल 2 3 4 हज़ार 5 हज़ार करोड़ के ये लोग एसेट्स खरीद लेते हैं। तो इनकी नेट जो बाइंग है वो ओवरऑल अगर हम देखें तो अभी नेगेटिव में चल रही है और नेट बाइंग बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़।
फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करें तो ये भी नेगेटिव में है। इसका मतलब क्या होता है? देखो, किसी भी बिजनेस की नेगेटिव फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का अल्टीमेट मतलब होता है कि कंपनी अपनी डेट की जो रीपेमेंट है, देखो डेट, बिजनेस जब डेट लेता है तो उसके पास पैसा आता है, राइट? लोन आया, मैंने बैंक से लोन लिया तो मेरे बैंक में आ जाएगा वो पैसा। लोन लेते तब हमारे बैंक में आ जाता है। अब वो लोन को जब मैं रीपे करूँगा तो मेरी जेब से तो पैसा जाएगा ना। अब यहाँ पे हम क्या बात करते हैं कैश फ्लो स्ट्रक्चर में, फंड का इनफ्लो कितना हो रहा है और आउटफ्लो आउटफ्लो कितना हो रहा है कैश में। कैश का इनफ्लो एंड आउटफ्लो ही तो हम देखते हैं। तो अल्टीमेटली माइनस का मतलब क्या है? मेरा आउटफ्लो ज़्यादा है। यस, इन्वेस्टिंग में भी यही था, मेरा आउटफ्लो ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू इनफ्लो। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में भी सेम है, मेरा आउटफ्लो ज़्यादा है, इनफ्लो कम है। अगर आप देखेंगे तो हर साल इन जो आउटफ्लो है ये इंक्रीज़ हो रहा है। मतलब कंपनी दो चीज़ें कर रही है, एक तो अपनी डेट रीपेमेंट कर रही है, दूसरा अपनी इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है, तीसरा डिविडेंड भी पे करती है कंपनी। वो भी अगर हम देखेंगे, अगर कंपनी डिविडेंड पे कर रही होगी ना तो डिविडेंड में भी पैसा जाएगा कुछ, राइट? तो ये जो नेट अमाउंट है ये तीन चीज़ों से बनता है। जब डेट रीपेमेंट हो रही हो, इंटरेस्ट पेमेंट हो रही हो और डिविडेंड पेमेंट हो रही हो, तब जाके हमारी एक्टिविटीज़ जो है ना फाइनेंसिंग वाली ये नेगेटिव में आती है। कब ये पॉजिटिव होती है? जब कंपनी बोरो ज़्यादा कर रही है, मतलब डेट उठा ज़्यादा रही है, कंपनी लोन ज़्यादा ले रही है, शॉर्ट टर्म हो लॉन्ग टर्म हो, या फिर अपने शेयर्स को इशू कर रही है, तो उस केस में आपको पॉजिटिव मिलती है। अगर आपको नेगेटिव मिलती है ना एक्टिविटीज़, इसका मतलब है कंपनी का ओवरऑल स्ट्रक्चर ठीक चल रहा है। वाई? बिकॉज कंपनी फोकस कर रही है नेगेटिव रखने में, मतलब रीपेमेंट करने में। वो रीपेमेंट कर रही है, इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है, अपने डिविडेंड पे कर रही है। अगर ये पॉजिटिव होता ना, इसका मतलब था कंपनी अपनी शेयर्स इशू कर रही है, उससे पैसा आ रहा है, कंपनी बोरविंग ज़्यादा कर रही है, उससे पैसा आ रहा है, कंपनी डिविडेंड पे ही नहीं कर रही, तभी उसका पॉजिटिव में रहेगा। जैसे इस साल अगर हम बात करें 2023 की, तो ये हमारा ऐसा माना जा सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा सिचुएशन नहीं है बिजनेस का। बट अगर मैं ओवरऑल कैश फ्लो स्ट्रक्चर देखूँ, ऑल्दो नेट कैश माइनस में जा सकता है, लेकिन बीच में कुछ साल पॉजिटिव भी रहा, पिछले साल भी पॉजिटिव रहा। इस साल 900 करोड़ के करीब कैश इनके पास बचा। 0.9 थाउजेंड करोड़ मतलब हो गया 900 करोड़, राइट? 0.9 ज़ीरो ज़ीरो के होता है ये, तो 900 करोड़ हो गया। तो अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं अभी के लिए, लास्ट के 3 साल की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है एज़ पर माई इंडस्ट्री एवरेज भी अगर हम देखें तो मेरे एजम्पशन से ये काफ़ी अच्छा सिचुएशन है सन फार्मा के लिए। एंड ऑब्वियसली ये तो नंबर 1 कंपनी है। अगर हम ओवरऑल कैश फ्लो स्ट्रक्चर की बात भी करें, हमारे हिसाब से अभी तक कैश फ्लो में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल्दो कंपनी अगर अपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ पे थोड़ा सा अगर फोकस करेगी, लाइक बोरविंग कम रख के अपने ऑपरेशंस पे ज़्यादा फोकस करेगी, तो इन्वेस्टिंग में पैसा ज़्यादा डाल सकती है और फाइनेंसिंग में कम जा सकता है, राइट? क्योंकि देखो, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में पैसा जा रहा है वो अच्छी चीज़ है, लेकिन आपका अल्टीमेटली पैसा जा किस ले रहा है? क्योंकि आपने लोन लिया था। अगर बिजनेस लोन ना ले तो उसकी एक्टिविटीज़ माइनस कम होंगी, इंटरेस्ट पेमेंट कम करना पड़ेगा, डिविडेंड वो ज़्यादा दे सकती है। ये हमारा एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। तो इसको आपको एक बार इन डिटेल देखना होगा कि ये माइनस है तो वो क्यों है। डेट रीपेमेंट ज़्यादा है या डिविडेंड पेमेंट ज़्यादा है? बाकी हम डिविडेंड की बात करेंगे, लेकिन ऑन डेप्थ में अगर आपको देखना हो तो डेट रीपेमेंट कितनी है वो आप देख सकते हैं, जिससे आपको डिसीजन बनाने में हेल्प होगी। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैश फ्लो एक्टिविटीज़ टू नेट कैश। इसको हमने जस्ट नेट कैश को डिवाइड कर दिया था टोटल नंबर ऑफ नेट कैश से, एक्टिविटीज़ को नेट कैश से डिवाइड कर दिया तो कुछ नंबर्स में रिजल्ट आ गए थे हमारे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑपरेटिंग कैश फॉर नेट कैपेक्स। अल्टीमेटली मेरे को अल्टीमेटली मेरे को किसी भी बिजनेस में फ्री कैश फ्लो पता करना है, तो मैं कैसे पता करूँगा? फ्री कैश फ्लो का पता ही आप तब कर सकते हो जब आपके बिजनेस में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ पॉजिटिव होंगी और नेट कैपेक्स आपका होगा। क्योंकि हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ माइनस नेट कैपेक्स इज इक्वल्स टू फ्री कैश फ्लो। फ्री कैश फ्लो के बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं। आप डेट रीपेमेंट कर सकते हो, आप इंटरेस्ट पेमेंट कर सकते हो, आप डिविडेंड पेमेंट कर सकते हो और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हो। अगर हम देखें तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग कैश है वो तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज हो रहा है। 2023 में हिट मारा था, लेकिन फिर उसके बाद कंपनी ने इम्प्रूव कर लिया और ओवरऑल देखें तो डबल हुआ है। ठीक है, 7,000 से 14,000 करोड़ हो गया। तो सबसे पहले तो ऑपरेटिंग कैश अच्छा है। दूसरा, इनका नेट कैपेक्स है हर साल माइनस, लेकिन नेट कैपेक्स ऑब्वियसली माइनस होना चाहिए, बिकॉज नेट कैपेक्स का मतलब क्या होता है? नेट कैपेक्स का मतलब होता है कि जितनी भी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट
या कोई भी इन्वेस्टमेंट जब आप परचेज करते हो उसमें से जब आप सेल करते हो, वही चीज़ है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, जब आप उसमें से सेल कर देते हो उस पर्टिकुलर ईयर में, तो आपका बचता है नेट कैपेक्स। जैसे कि मान लो इस साल मैंने 1 लाख की मशीनरी ली और पिछले साल की कोई मशीनरी पड़ी थी 50,000 की, वो मैंने इस साल बेच दी, तो 1 लाख में से 50,000 माइनस हो जाएगा, बचा क्या? 50,000, वो होता है नेट कैपेक्स। तो इसीलिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ यहाँ पॉजिटिव होनी चाहिए, नेट कैपेक्स ऑब्वियसली माइनस होना चाहिए। पॉजिटिव क्यों नहीं होना चाहिए? पहली चीज़ ये समझिए, पॉजिटिव इसलिए नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या होता है कि आपने परचेज किया 1 लाख का और सेल किया 2 लाख का, तो आपका नेट कैपेक्स तो पॉजिटिव हो जाएगा ना। लेकिन अगर आपने परचेज की 1 लाख की और सेल किया 50,000 का, तो 50,000 का आपका नेगेटिव हुआ, परचेज में ऑब्वियसली पैसा जाएगा। इसीलिए कंपनी का नेट कैपेक्स माइनस में होना चाहिए और ये पॉजिटिव होना चाहिए। इसीलिए हम कहेंगे कि कंपनी का फ्री कैश फ्लो भी बचता है और ऑब्वियसली कंपनी की ऑपरेटिंग और नेट कैपेक्स दोनों अलाइंड है एज पर इंडस्ट्री एवरेज, और हमारी जो एजम्पशन रहती है वो पॉजिटिव है, तो ये भी हमारा एक पॉजिटिव पॉइंट बनता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्री कैश फ्लो। सो इफ़ यू टॉक अबाउट फ्री कैश फ्लो, तो फ्री कैश फ्लो आपका हर साल में 2019 में माइनस में रहा था, लेकिन उसके बाद से हर साल आपका पॉजिटिव कैश फ्लो रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो 2023 में थोड़ा हिट मारा था, इसलिए इसका फ्री कैश फ्लो कम रहा है। लेकिन अगर आप देखें बाकी ओवरऑल 3,500 करोड़ से 12,000 करोड़ हो गया, मतलब 4 टाइम्स हो गया 9 ईयर्स के अंदर, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। और किसी भी कैश फ्लो को हम फाइनेंस से डिवाइड करते हैं, मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से, तो वो माइनस में आता है। यहाँ पे पॉजिटिव आया था बिकॉज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का जो फ्री कैश फ्लो था ये माइनस में चला गया था, बट उसके बाद देखेंगे सारा माइनस में, जो कि एक कंपनी की पॉजिटिव सिचुएशन बताता है। और कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो रहना इज़ जस्ट वरदान, बिकॉज यहाँ पे कंपनी अपना पैसा कहीं भी यूज़ कर सकती है, डेट रीपेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट, डिविडेंड पेमेंट, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स, कहीं भी। और ये करोड़ में है डेटा, तो 12,000 करोड़ है इस साल कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो, वो कहीं भी यूज़ कर सकती है। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट फाइनेंस कॉस्ट वर्सेस पेड कॉस्ट। अब ये दोनों होती क्या है, थोड़ा सा हम समझते हैं। बेसिकली जो फाइनेंस कॉस्ट होती है ना, ये आपको मिलती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और जो ये इंटरेस्ट पेड होता है, फाइनेंस पेड या फिर इंटरेस्ट पेड जो हम कहते हैं, ये आपको मिलती है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। जो अभी हम बात कर रहे थे ना, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ कैश फ्लो में आपको मिल जाएंगी, इंटरेस्ट पेमेंट में इंटरेस्ट पेड मिल जाएगा या फिर फाइनेंस कॉस्ट पेड मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें फाइनेंस कॉस्ट ओनली, ये आपको मिलेगा पीएनएल प्रोफाइल में। तो हमारा ये अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है कि हम इन दोनों को कंपेयर करें कि इस साल जो मेरा पीएनएल के हिसाब से फाइनेंस कॉस्ट था, क्या कैश फ्लो के हिसाब से भी उतना है? अगर उतना है तो उससे हमें क्या पता चलता है? इससे बेसिकली इससे हमें ये पता चलता है कि जितना भी इंटरेस्ट का खर्चा कंपनी के ऊपर आ रहा था, क्या वो साथ के साथ उसे पे कर रही है। देखो, थोड़ा ज़्यादा अगर वो पे कर रही है तो ठीक है, लेकिन अगर वो बहुत कम पे कर रही है ना, तो वो गलत है। मतलब जैसे कि अगर मैं थोड़ा सा देखना चाहूँ यहाँ पे, तो मेरा फाइनेंस कॉस्ट का खर्चा था 555 करोड़, जो कि माइनस होना चाहिए था। लेकिन एक्चुअल में जो मैंने कैश पेमेंट करी वो है 460 करोड़, जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस है। और तो ये नेगेटिव पॉइंट नहीं है, लेकिन कंपनी अगर इसको पे कर दे ना, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ कि कंपनी साथ के साथ पे कर दे? जस्ट बिकॉज आगे जाके आपको पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। देखो, इंटरेस्ट पेमेंट ऐसा खर्चा है जो आपको आज आपके पास आया तो आपको पे कर देना चाहिए, राइट। अगर आप आज पे नहीं करोगे तो अगले साल पे करोगे, राइट, नेक्स्ट ईयर में पे करोगे। तो अगर मैं देखूँ 399 करोड़ का खर्चा था, 333 बढ़ा, 66 करोड़ का डिफरेंस आ रहा है। अब यहाँ पे 517 करोड़ का था, 476 बढ़ा, 555 का था, 460 बढ़ा, इधर 302 करोड़ का खर्चा था, 270 बढ़ा। यहाँ पे फिर क्या हुआ, 141 करोड़ का खर्चा आया था, 144 भरना पड़ गया, फिर 127 आया, 73 करोड़। मतलब अल्टीमेटली अगर आप देखें, कंपनी अपनी फाइनेंस कॉस्ट और इंटरेस्ट पेमेंट को अलाइन नहीं कर रही थी अभी तक। लेकिन लेकिन ये थी पहले की बात। अब अगर हम बात करें, 172 करोड़ का खर्चा था, 132 करोड़ बढ़ा, फिर 238 का था, 219, 231, 223। कंपनी लास्ट के 3-4 सालों में बहुत अच्छा इंप्रूव कर दिया, राइट। कंपनी ने पहले अपने इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करे थे, आगे जाके जैसे जैसे, क्योंकि देखो, यहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करोगे तो आगे जाके बढ़ेंगे, फिर यहाँ नहीं करोगे तो आगे जाके बढ़ेगा। तो अल्टीमेटली इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ता ही ऐसे है, इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ता ही ऐसे है। लेकिन जैसे जैसे कंपनी अपनी पेमेंट मैक्सिमम कर देगी ना,
तो कंपनी की इंटरेस्ट पेमेंट कम होती जाती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट कम हो रही है और उसके साथ साथ वो पे कर रही है, तो कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट और कम हो जाती है। तो अल्टीमेटली कभी भी किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना हो तो आप ये ज़रूर देखें। देखिए, यहाँ तो 3 साल में प्रॉब्लम थी, लेकिन उसके बाद कंपनी ने काफ़ी अच्छा इम्प्रूव किया, अपनी इंटरेस्ट पेमेंट करी और डाउन आ गया है फाइनेंस कॉस्ट, और इंटरेस्ट पेमेंट साथ के साथ हो भी रही है। राइट, लास्ट के 3 सालों में देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये पे कर रही थी, 90% तो पे ही कर लिया। कभी कभी कुछ कंपनीज में, जैसे अगर आपको गैप दिखे ना इन दोनों में, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा कंसर्निंग पॉइंट रखना है, बिकॉज वो एक नेगेटिव पॉइंट होता है। इसका मतलब होता है कि कंपनी अपनी इंटरेस्ट पेमेंट नहीं कर रही है, आने वाले टाइम में वो उसको नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती है। अभी के लिए सन फार्मा में मैं कहूँगा कि इन्होंने इम्प्रूव करा है 3 साल में। स्टार्टिंग के 17, 18, 19 तक मैं कहूँगा कंपनी नहीं कर रही थी, इवन 20 में भी, लेकिन देन उसके बाद इन्होंने काफ़ी अच्छा इम्प्रूव करा, अपनी फाइनेंस कॉस्ट को कम करा, अपने इंटरेस्ट पेमेंट भी उसके हिसाब से कम हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका एक कंसर्निंग पॉइंट होना चाहिए किसी भी बिजनेस में। जब आप देखें तो फाइनेंस कॉस्ट और इंटरेस्ट पेड को दोनों को कंपेयर करें। ये आपको कंपनी का रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग दिखाता है। जहाँ कंपनी दोनों अलाइन कर रही हो ना, 172 करोड़ का है और 170 भी भर रही है, वो कंपनी बहुत अच्छी है। 172 में 160 भी भर रही है, वो भी अच्छी है। लेकिन 172 करोड़ का खर्चा और सिर्फ 17-18 करोड़ भर रही है, 50 करोड़ भर रही है, वो गलत है। वो एक रेड फ्लैग कंपनी है। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिविडेंड पेड। अब हम देख रहे थे कि कंपनी जो है, कंपनी की जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हैं, वो नेट में जा रही है बहुत ज़्यादा। नेट में कितना जा रही थी, 7,900 करोड़ का माइनस था इस साल। ठीक है, अब मैं थोड़ा देख लेता हूँ कि उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट कितना हुआ है। अगर हम बात करें कंपनी के डिविडेंड पेमेंट की, तो 3,600 करोड़ तो उसने डिविडेंड में पे करा है। 7,600 करोड़ का माइनस था, जिसमें 3,600 करोड़ तो सिर्फ डिविडेंड पेमेंट था। ये जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है ना, ये निकलती है आपकी डिविडेंड अमाउंट डिवाइड बाय नेट प्रॉफिट। जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचता है ना, उसको हम डिवाइड करते हैं इंटू 100, तो हमें मिलता है परसेंटेज टर्म्स में कि प्रॉफिट में से कितना परसेंटेज कंपनी जो है डिविडेंड दे रही है। अगर आप देखें तो किसी भी बिजनेस के अंदर कंपनी को 25 से 30% डिविडेंड देना चाहिए, इवन 35% भी होता है। अगर हम देखें तो 2020 तक इन्होंने इम्प्रूव कर लिया था 33%। 22 में, 21 एंड 22 में इन्होंने ऑलमोस्ट 68% और 65% के अराउंड इन्होंने डिविडेंड पेमेंट किया था। इस साल कंपनी ने 29% दिया है, 30% एंड 32%, जो कि इंडस्ट्री एवरेज के हिसाब से बहुत अच्छा है। ठीक है, बाकी जो रेस्ट प्रॉफिट होता है बिजनेस अपना इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ कर सकता है, किसी भी और चीज़ों के लिए यूज़ कर सकता है। लेकिन 30% प्रॉफिट देने का मतलब है कंपनी जो है इम्प्रूव कर रही है। ऑल्दो इनका जो परसेंटेज है वो डिविडेंड के साथ इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कंपनी के प्रॉफिट्स भी बढ़ रहे हैं। राइट, 3,600 करोड़ 30% है, मतलब क्या हुआ कि कंपनी कितना कमा रही है, कंपनी 100% में कितना कमा रही होगी। अगर 30%, 30,600 करोड़ है, कम से कम 10-12 हज़ार करोड़ प्रॉफिट कमा रही होगी, 14-15 हज़ार करोड़ कमा रही होगी। राइट, तो अगर 32% है और पिछले साल कितना था, 2,900 करोड़ में 30%, और इस साल कितना है 32%। तो अगर आप देखेंगे इंडस्ट्री एवरेज के हिसाब से 25-30% होना चाहिए, जो कि कंपनी फॉलो कर रही है, और हर साल डिविडेंड बढ़ भी रहा है, परसेंटेज भी बढ़ रही है, डिविडेंड भी बढ़ रहा है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे ये जो है ना, ये बहुत ही कंसर्निंग पॉइंट आ जाता है। वाई? बिकॉज कंपनी सारा पैसा डिविडेंड में दे देगी तो बचेगा क्या, इन्वेस्टमेंट कर नहीं पाएगी। प्रॉफिट से ही तो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कर सकती है। प्रॉफिट ज़्यादा नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, मिनिमम करना चाहिए, 25-30% इज़ गुड। तो लास्ट 3 सालों में अगर आप देखें ना, तो 22 के बाद 23, 24, 25 की साइकिल बहुत अच्छी गई है सन फार्मा की। बीच में कुछ साइकिल्स इम्प्रूव नहीं थी, लाइक 2017 से 20 के बीच में नहीं थे। 21-22 में इन्होंने थोड़ा सा ग्रो ज़्यादा करा, एंड 23-24-25 में इन्होंने स्टेबिलिटी मेंटेन करी, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ होती है किसी भी बिजनेस के लिए। और अगर आप देखेंगे डिविडेंड का चार्ट बिल्कुल नीचे आता रहा है, मतलब क्या है, कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा हर साल डिविडेंड दे रही है, और परसेंटेज टर्म्स में इतना नहीं जा रहा, तो उनका प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिटेन अर्निंग्स वर्सेस डिविडेंड पेड। किसी भी बिजनेस के अंदर रिटेन अर्निंग और डिविडेंड पेड का एक बहुत बड़ा वो होता है कि कंसर्निंग होता है कि डिविडेंड पेड ज़्यादा कर रही है कंपनी या रिटेन अर्निंग्स। अगर आप देखेंगे तो कंपनी रिटेन अर्निंग्स में कितना पैसा डाल रही है, 58,000 करोड़, 50,000 करोड़, 44,000 करोड़। मतलब हम देखेंगे तो कंपनी
डिविडेंड तो बिल्कुल ना के बराबर पे करती है, ये गलत पॉइंट नहीं है। देखो, किसी भी कंपनी को डिविडेंड पे करना चाहिए, लेकिन रिटेन अर्निंग सबसे ज़्यादा होनी चाहिए ताकि फ्यूचर में कभी भी इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव आए तो वो आराम से मीट कर पाए। अगर आप देखें तो कंपनी का, अगर मैं टोटल परसेंटेज टर्म्स में देखूं तो कंपनी कम से कम 102% तो कंपनी पैसा बचा रही है। 58,000 है, सिक्स टोटल कितना हुआ, 58 प्लस 4 62, 62 डिवाइड बाय 58 डिवाइड बाय 62 ऑलमोस्ट 90% होता है। 90% पैसा तो बिजनेस अपना रिटेन ही कर रहा है, सिर्फ 10% ही तो प्रॉफिट दे रहा है। अगर मैं रिटेन अर्निंग्स और इसका कंपैरिजन देखूं तो कम से कम 98% बिजनेस अपना रिटेन करता है, मतलब 58,000 करोड़। 4,000 करोड़ डिविडेंड देना कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ कंपनीज में कंसर्निंग पॉइंट कब होता है, जब रिटेन अर्निंग बहुत कम है और डिविडेंड पेड ज़्यादा है, या फिर डिविडेंड पेड बिल्कुल जीरो है और रिटेन अर्निंग के नाम पे माइनस है। वो आपका एक रेड फ्लैग है। कब रेड फ्लैग आपको आइडेंटिफाई करना है, जब रिटेन अर्निंग्स माइनस में है और डिविडेंड जीरो है, तो वो एक रेड फ्लैग है। मॉडरेट केस कौन सा है, रिटेन अर्निंग कम है और डिविडेंड ज़्यादा है। और बेस्ट केस कौन सा है, ये वाला, जिसमें रिटेन अर्निंग ज़्यादा और डिविडेंड कम है। ऑल्दो डिविडेंड थोड़ा कंपनी बढ़ा भी देगी तो कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे अगर हम रिटेन अर्निंग्स की बात करें तो कंपनी ग्रो कर रही है, डिविडेंड भी पेमेंट में ग्रो कर रही है, बट डिविडेंड कम है रिटेन अर्निंग से, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। लास्ट नॉट लीस्ट, शेयर होल्डिंग पैटर्न, बिकॉज ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि प्रमोटर्स के पास कितना शेयर है। अदर्स के पास, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, वो आपको एक देखना पड़ेगा खुद से कि कौन कितना है, जिससे आपको ना इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी पता चलता है, रिटेल का कॉन्फिडेंस पता चलता है, गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस पता चलता है। लेकिन प्रमोटर्स के पास अपना खुद का स्टेक होना चाहिए। अगर कोई भी कंपनी ग्रोइंग कंपनी है तो आपको सिर्फ इतना देखना है कि क्या उस कंपनी के पास 45% से अबव स्टेक्स हैं प्रमोटर्स के पास। जो प्रमोटर्स हैं कंपनी के, उसके पास 45% अबव परसेंटेज है। अगर वो है तो कंपनी बहुत ही स्टेबल डिसीजन मेकिंग में है, बहुत ही अच्छा डिसीजन ले सकती है, क्योंकि उसका जो प्रमोटर है वही उसके लिए सबसे बेस्ट केस होता है। तो किसी भी कंपनी में अगर आपको 45% से अबव मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। और कंपनी ने, अगर आप देखेंगे तो 54.39 था और इस साल 54.48 है, 55 पे भी नहीं गई है, इवन 54.50 पे भी नहीं गई है, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। कंपनी अपना डाइल्यूशन नहीं कर रही, अपना बिजनेस पे फोकस कर लिया और उसको ग्रो कर रही है। रैदर वो अपने शेयर डाइल्यूट करके पैसा ला रही है, इन केस यहाँ पे वो अपने शेयर्स डाइल्यूट ही नहीं कर रही है, ऑलमोस्ट 0.% पे करा है, जो कि एक ग्रोइंग कंपनी है। तो अगर मैं ओवरऑल बताऊं, सन फार्मा मुझे तो अभी तक बहुत अच्छी लगी है, कहीं भी उसके नेगेटिव्स नहीं है। अर्निंग पर शेयर पे आप फोकस कर सकते हैं, और इसकी अगर आप थोड़ा सा यू नो डिटेल्स में जाएं कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में उसके डेट ज़्यादा है या फिर डेट रीपेमेंट ज़्यादा है या फिर इनफ्लो ज़्यादा है, तो वो आप थोड़ा फोकस कर सकते हैं। बाकी एज सच इस कंपनी में एज सच मुझे प्रॉब्लम नहीं दिखी है, बट आपको इन्वेस्टमेंट बनाने के लिए, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए आपको पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स देखने होंगे। तो इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए, 3 पार्ट्स में है, तो आप फर्स्ट और सेकंड थर्ड पार्ट को देखिए। इसमें आप अपने पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स निकालिए, और ऑन द बेसिस ऑफ दोज पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाइए, और आप बताइए कि क्या आप इन्वेस्ट करेंगे या नहीं। थैंक यू।